नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रहा था। पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनामिक्स में चैप्टर 79 का पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों ये, और एक पार्ट रहेगा, उससे हमारा लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आई.के. गुजराल जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुका है, उनका एक डॉक्ट्रिन रहा है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गुजराल डॉक्ट्रिन का अचीवमेंट्स क्या क्या है, उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्या क्या रहा है, मतलब गुजराल डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट क्या क्या क्रिटिसिज्म रहा है, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट इंडियाज कोर नेशनल इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स इन ए रैपिडली चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बाय फोस्टरिंग सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये दुनिया जो है हर सेकंड बदलता रहता है, कोई देश आगे निकल जाता है, कोई देश पीछे रह जाता है। हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए सारे देशों के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करके रखो, ताकि हमें हमारी नेशनल इंटरेस्ट के चलते कोई जरूरत आ गया तो पूछने में या मदद मांगने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दूसरे कंट्रीज के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक इतना फैलेगा, इतना प्रॉब्लम करेगा, किसी को पता ही नहीं था। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोविड-19 की वायरस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन डेवलप किया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमने डेवलप किया, तो हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ वैक्सीन मिलने में। पर अभी देखो एक एग्जांपल, ब्राजील जैसे कंट्री जो इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्री है, अब उनके पास कोई वैक्सीन डेवलपमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं था और उनको सख्त जरूरत थी वैक्सीन का, और इन्होंने इंडिया से पूछा, इंडिया ने दिया भी। मान लो ब्राजील और इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा तो वो पूछ पाता नहीं। तो कभी किसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या जरूरत आएगा किसी को पता ही नहीं। तो हर कंट्री के साथ एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करके रखो कि कभी भी हमें कोई जरूरत आया हमारे नेशनल इंटरेस्ट के चलते पूछने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम पूछे भी वो खुशी खुशी हमें दे भी। राइट। सेकंड क्या है, टू प्रिजर्व द ऑटोनॉमी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टू प्ले ए पायनियरिंग रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेबल प्रॉस्पेरस एंड सिक्योर ग्लोबल ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब हमारे देश में कुछ भी चीज हो, मतलब देखो कभी कश्मीर का मुद्दा हो, कभी एलएसी के चलते कुछ हो, कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का चलते हो, कुछ भी है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की ऑटोनॉमी है वो हमारे में ही होना चाहिए। कोई दूसरे देश आके हमारी इंटरनल अफेयर्स में हाथ नहीं डालना है। हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसका जो ऑटोनॉमी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो मेंटेन करके रखना और एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। तीसरा, टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म विच इज ए ग्लोबल थ्रेट। देखो ये तो हमारी वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हम हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि हम भी टेररिज्म का एक शिकार है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ है जो मैक्सिमम पाकिस्तान की साइड से था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पालते हुए आया है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। ठीक है, तो हमें पता है टेररिज्म कितनी खतरनाक है, कितनी अनफॉर्चुनेट है। तो हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहा है टेररिज्म को खत्म करने में हम हमेशा एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाते हैं। हमें पता है FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और रिसेंटली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अपग्रेड होने का ट्राई कर रहा था और चाइना उनकी मदद कर रहा, तो हमने भी बोला इनको ऐसा मत करो, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको ग्रे लिस्ट से अपग्रेड नहीं करना है। तो ये इंटरनेशनल कैंपेनिंग हम हमेशा चलाते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। चौथा क्या है, टू बिल्ड एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट विच इज सपोर्टिव ऑफ इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडिंग हायर इन्वेस्टमेंट ट्रेड। इसका मतलब है दोस्तों FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में ऐसा एक एनवायरनमेंट बना के रखना है, ऐसा कंडीशन सिचुएशंस बना के रखना है, ताकि दूसरे कंट्रीज से कोई भी एक बड़ा सा इन्वेस्टर आया तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए या पैसे खर्च करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनको पैसे कमाना भी दो और हमारी जनता को एम्प्लॉयमेंट भी दो और हमारी इकोनॉमी को और बढ़ाओ आगे। ठीक है, और पांचवा क्या है, टू वर्क क्लोजली विद P5 कंट्रीज। P5 कंट्रीज मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 कंट्रीज है, कौन कौन सा है, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इन 5 कंट्री के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है। और भी पावरफुल कंट्रीज कौन कौन सा है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, रशिया, चाइना, तो इन सबके साथ भी अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना ही करना होगा।
to intensify and strengthen ties with neighbors through mutually beneficial cooperation and the acknowledgement of each other's legitimate concern। मतलब हमारे पड़ोसी देशों को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अगर उनको हेल्प चाहिए वो हम करेंगे, ये भी हमारे एक ऑब्जेक्टिव है। और बेनिफिशियल म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन भी करें, मतलब हम उनको भी दो वो हमें भी दे, ऐसे म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन भी करते हैं हम। वैसे इंडिया बिना कुछ एक्सपेक्ट करके भी हेल्प भी करते हैं। ओनली पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन थोड़ा खराब है, बाकी सारे जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया को वो एक बड़ा भाई मानते हैं और इंडिया के साथ हमेशा अच्छा रिलेशंस मेंटेन किया है। सातवां दोस्तों, टू वर्क फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सार्क एज एन इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन एट पीस विद इटसेल्फ एंड एंगेज विद द वर्ल्ड। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज में इंडिया भी एक मेंबर है, तो मैं ये बोलूंगा इंडिया इज द लीडिंग मेंबर ऑफ सार्क। इंडिया सबको लीड करता है। अब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में यह भी है कि सार्क को पूरे दुनिया के साथ एंगेज करना और एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको ऊपर उठा के लाना, क्योंकि साउथ एशिया में एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। आठवां क्या है, टू एंश्योर दैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ब्रॉट टू एन एंड एंड एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान इज डिसमैंटल्ड। ये तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमेशा के लिए खत्म करना है और पाकिस्तान में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के उसको 100% डिसमैंटल करने हैं। 9, टू फर्दर द गेन्स फ्रॉम इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल लुक ईस्ट पॉलिसी। ये तो दोस्तों आपको पता है, ये पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी था, मोदी सरकार आने के बाद उसको चेंज किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। मतलब पहले बस नाम पे ही बदलाव किया है, ऑब्जेक्टिव तो वही है। पहले नाम था कि ईस्ट की तरफ देखो हमारे ट्रेड बढ़ाने में और साउथ एशियन नेशंस के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको अच्छा करने के लिए। अब इसको नाम बदल के एक्ट ईस्ट, मतलब हम देखेंगे नहीं सिर्फ, हम कुछ करेंगे, तो इसको और इफेक्टिव करना है। To strengthen our ties with the countries of Gulf region that has become home to over 4 million Indians is a major source of supply of oil and gas। देखो दोस्तों, वेस्ट एशिया गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्री के साथ मतलब जो यूएई, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये सब जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज के साथ रिलेशन तो अच्छा सा मेंटेन करना है और इंडिया करते हुए भी आ रहा है, क्योंकि 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन इंडियंस गल्फ में जाके काम करते हैं। उसमें तो इंडिया में सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा केरला के लोग हैं, ठीक है, वैसे सारे स्टेट्स हैं, केरला में भी सबसे ज्यादा पैसा जो गल्फ रीजन से इंडिया में आता है ना, वो केरला के थ्रू है। तो ये भी जरूरी है क्योंकि हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के लिए उनके ऊपर, तो इनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। 11, टू लेवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सपोर्ट टू द एक्टिविटीज ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा साउथ एशियन रीजन में, क्या क्या है, एक है बीमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड ट्रांस रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक द इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका इनिशिएटिव। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन से, गैदरिंग से, इसको अच्छा से मेंटेन करके चलना है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो IOR ARC है, तो टू लिवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सपोर्ट टू द एक्टिविटीज, जितने भी ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसको 100% सपोर्ट करना और साथ साथ आगे बढ़ना, ये भी इंडिया का वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जो मेकोंग गंगा लिखा है इसमें मेकोंग कौन से कंट्री का रिवर है। अगला है दोस्तों, टू कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक यूरोपियन यूनियन एंड G20 फॉर फर्दरिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल अरीना। अब देखो दोस्तों, एशियन ग्रुपिंग के साथ इंडिया का रिलेशन जो है अच्छा है, जैसे सार्क हो गया, ASEAN हो गया, बीमस्टेक हो गया। अब और भी तो रीजनल ग्रुपिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन, ग्रुप ऑफ 20 में तो इंडिया ऑलरेडी मेंबर है, तो इनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना है, साथ काम करके आगे बढ़ना है। अगला क्या है, टू रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर द UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो दोस्तों सालों से डिमांड है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब इंडिया जैसे कुछ देशों का डिमांड ये है, ये जो परमानेंट सीट्स का नंबर है ना 5 से बढ़ाओ। इसके लिए ग्रुपिंग भी है दोस्तों, आपने सुना होगा G4 ग्रुप ऑफ नेशंस, जिसमें इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान है। ये चारों कंट्रीज जो है आपस में सपोर्ट करते हैं UN परमानेंट मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में। और क्या है, टू प्रमोट ए मोर इक्विटेबल इक्वेशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स। अब देखो दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज एक साइड में और डेवलपिंग कंट्रीज दूसरे साइड में, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको कम करना है और इन्हें आपस में कोऑपरेट करना चाहिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स में। ये भी इंडिया के एक ऑब्जेक्टिव है। और क्या है, टू वर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देखो दोस्तों, ये बात अलग है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी 2 बार टेस्ट कर चुका है, ठीक है, ये तो जरूरी था क्योंकि बाकी सारे देशों ने, जो भी पावरफुल नेशंस है, वो सब अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बना के रखा है। पर इंडिया की एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करो, करना तो सब एक साथ, सभी अपना जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, मतलब
जो वार्स में यूज हो सकता है उसको खत्म करो। लास्ट एंड फाइनल, टू क्लोजली इंटरेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड्स विद इंडिया। इंडियन डायस्पोरा का मतलब यह दोस्तों कि इंडियन ओरिजिन लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो एनआरआईज बोल सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं, इनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन इंडिया को मेंटेन करना है। मतलब इंडियन ही है, वो दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, इनके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बना के रखो। ये भी इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। अगला दोस्तों गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले उन्होंने H.D. देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर थे तब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, जो फॉरेन मिनिस्टर बोलते थे 96 से 97 तक। तब उन्होंने एक गुजराल डॉक्ट्रिन बनाया था, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमें कैसे रिलेशंस मेंटेन करना है और इसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है, इसके चलते उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन बनाया। इसके बारे में हम डिस्कस करें। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया में 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। आप ये सोच रहे होंगे गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया तो 96-97 का है, अब क्या रिलेवेंस है? दोस्तों एक तो ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, और फॉरेन पॉलिसी हमेशा एक बेनिंग टॉपिक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया का रिलेवेंस क्या है आपकी फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए। अब देखो इसका मेजर प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। सबसे पहला, विथ नेबर्स सच एज भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका, इंडिया डज नॉट सीक रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका जैसे देशों के साथ इंडिया ऐसा रिलेशन मेंटेन करो, इनको मदद करो, पर वापस कुछ एक्सपेक्ट मत करो। भले ये वापस कुछ दे नहीं पाए, हमें उस हिसाब से हेल्प नहीं कर पाए, फिर भी उनको एक गुड फेथ एंड ट्रस्ट के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर उनका मदद करो, वापस कुछ एक्सपेक्ट मत करो। दूसरा है, नो साउथ एशियन कंट्री शुड परमिट इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर साउथ एशियन नेशन। कोई भी साउथ एशियन कंट्री दूसरे देश को अपने टेरिटरी में आके ऐसा कोई काम करने मत दो ताकि वो और कोई दूसरे देश के साथ हमला कर सके। ठीक है, कंट्री शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर। ये तो सबसे मेजर थिंग है दोस्तों, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री का इंटरनल अफेयर्स में हाथ नहीं डालना है। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है, कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज जो है, दूसरा जो नेबर कंट्रीज है, कोई भी एक साउथ एशियन कंट्री का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, अपनी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका अपना अपना। पांचवा, दे शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स बाय अ पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। द एसेंस ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन हैज बीन दैट बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ एशिया, इंडिया कैन एक्सटेंड यूनिलैटरल कंसेशन टू नेबर्स इन द सबकॉन्टिनेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में, चाहे वो जो भी हो, वो पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन के साथ सॉल्व करना चाहिए। और इंडिया ऐसे मीडिएटर भी रह सकता है, क्योंकि इंडिया को सब एक बड़ा भाई की तरह मानते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों गुजराल डॉक्ट्रिन का अचीवमेंट्स क्या क्या था। वैसे गुजराल डॉक्ट्रिन जो है दोस्तों वाइडली एक्सेप्टेड था। इट रिकॉग्नाइज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडली कोऑर्डिनेटेड रिलेशंस विद द नेबर्स। देखो नेबर्स के साथ रिलेशंस अच्छा रखना कितनी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया गुजराल डॉक्ट्रिन के थ्रू। इट हेल्प्ड अचीव ए फंडामेंटल रिकास्टिंग ऑफ साउथ एशियाज रीजन रिलेशनशिप, इंक्लूडिंग द डिफिकल्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। गुजराल डॉक्ट्रिन के थ्रू साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप और पावरफुल बन गया, और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में भी कुछ बदलाव आ गया। Further, the implementation of these principles generate an atmosphere of understanding and cooperation between India and this country. इंडिया के साथ दूसरे कंट्रीज का रिलेशन है ना, वो अच्छा हो गया। गुजराल डॉक्ट्रिन वॉज एक्सेप्टेड नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो बाई मोस्ट ऑफ द नेबर्स एंड मेजर पावर्स। देखो ऐसा ही नहीं, नेबर्स तो एक्सेप्ट किया ही किया, और भी मेजर पावर्स ये गुजराल डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करने शुरू हो गया। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द changing international environment in the post-Cold War world, Gujarat Doctrine became a new and important principle of India's foreign policy. देखो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में गुजरात डॉक्ट्रिन जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। लास्ट एंड फाइनल, इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाई डिफरेंट रीजनल पावर्स लाइक यूएसए, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, जर्मनी। देखो इन सबको पता चल गया, जितने भी सुपर पावर्स है ना, अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना या सारे कंट्रीज को कैसे इकट्ठा आगे लेके चलना है, ये सब इनको पता चल गया। और गुजरात डॉक्ट्रिन को ये सारे कंट्रीज ने अपनाया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ईरान, सऊदी, ब्राजील, जर्मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दोस्तों फाइनली क्रिटिसिज्म ऑफ द गुजरात डॉक्ट्रिन। गुजरात डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था दोस्तों कि इट हैड ए वीकनिंग इंपैक्ट ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स एबिलिटी टू कंडक्ट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। हुआ यह था दोस्तों, जैसे गुजरात डॉक्ट्रिन लागू हो गया,
मिस्टर गुजराल के डायरेक्शन के थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक स्पेशल यूनिट था पाकिस्तान स्पेशल ऑपरेशन डेस्क, जो पाकिस्तान के एक्टिविटीज को मॉनिटर करते थे, उसको शट डाउन किया। गुजराल साहब ने यह सोचा कि अब तो गुजराल डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट हो गया, सारे कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर दिए, सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, नेबर्स के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो गया, जिसमें पाकिस्तान भी है। पर पाकिस्तान की कैरेक्टर तो हमें पता है, वो कभी सुधर नहीं सकता। इसके बाद हुआ था कारगिल वार। एक्सपर्ट्स का कहना यह है, अगर ये पाकिस्तान स्पेशल ऑपरेशन डेस्क होता तो हमें ऑलरेडी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाता और पाकिस्तान आर्मी कारगिल एरिया जो है कैप्चर नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म रहा है गुजराल डॉक्ट्रिन का। राइट। अब दोस्तों मेरे हिसाब से गुजराल डॉक्ट्रिन एकदम परफेक्ट था। प्रॉब्लम बस यही था, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको प्यार की भाषा कभी समझ में नहीं आता है। वो एक ऐसा देश है जिस गवर्नमेंट को आर्मी चलाता है और पूरा काम जो है वो टेररिस्ट से करवाते हैं। अब ऐसे देश की वजह से एक डॉक्ट्रिन पूरा खराब है ये हम बोल नहीं सकते। हाँ, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर भी भरोसा किया। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज का चैप्टर 79 का पार्ट 2 वीडियो था ये, और एक पार्ट रहेगा दोस्तों, इससे हमारा लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज खत्म हो जाएगा। 99% सिलेबस तो हर्षित द्विवेदी सर ने कवर करके गए थे, जस्ट मैं आपको फिनिश करके दे रहा हूं। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स, मेरे लेक्चर आपको कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।